वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हादी इकबाल हुसैन साहब। हादी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो कौन कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन कौन सी बड़ी मुश्किलात हैं जो रेलवे की तरक्की के अंदर हायल होती जा रही हैं, जिसकी वजह से बजाय इसका खसारा कम होने के ये रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है। आप उन मसाइल का या उन वजूहात की निशानदही करें जो असल मसाइल है रेलवे के। मैं थोड़ा सा आपको 1950 और 60 के अरसे में ले जाऊंगा कि रेलवे की इंतज़ामिया को उस वक़्त अपना केस फेडरल गवर्नमेंट को पेश करना चाहिए था कि ये साहब इतना अहम अदारा है, इसको मॉडर्नाइज करने के लिए, इसको रिवाइटलाइज करने के लिए, इसको चलता रखने के लिए आपको हर साल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये हर साल। अच्छा। वो हम मेरे ख्याल में वो लोग करना भूल गए, इसलिए कि रेलवे की इतनी अच्छी सेहत थी उस वक़्त कि उसकी उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की। मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रोड की लॉबी जो थी उसने रेलवे को नीचे लगाना शुरू कर दिया। फोर्ड मोटर कंपनी ने सड़कों की तमीर का ठेका ऑफ़र किया कि हम सड़कें बना देंगे प्रोवाइडेड आप फोर्ड मोटर खरीदे सारे, इस किस्म की वो बात। अच्छा, इस तरह डील हुई तो रेलवे के थोड़ी सी परफॉर्मेंस, मतलब रेलवे की अहमियत थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है। अब जब आपकी तेल की कीमतों में गड़बड़ हुई, एकदम से रेलवे वॉज रीडिस्कवर्ड और एक इकोनॉमिस्ट ने अपने 4 आर्टिकल लिखे। उन्होंने कहा जी कि ये रेलवे जो है ये 150 साल पहले डिस्कवर हुई थी, बट इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्यूचर। तो रेलवे ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्यूचर है, इकनॉमिक फ्रेंडली है। इसको रिवाइटलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी प्रॉब्लम को जाना जाए जी। आपको हर साल देखिए, ये अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट फ्राहम करती है वो सोशल नीड है, वो करनी पड़ेगी। चीप ट्रांसपोर्ट आपको और इकॉनमी क्लास और सेकंड क्लास आपको फ्राहम करनी पड़ेगी गरीब आदमी के लिए, लोगों के दरमियान में रवाबित के लिए, बिकॉज ये नेशनल इंटीग्रेशन का एक जरिया है, वो फ्राहम करनी पड़ेगी। ठीक है। वो आपकी कॉस्ट ऑफ सर्विस तो नहीं देगी आपको। ठीक है। कॉस्ट ऑफ सर्विस जो है वो इकनॉमिक है, मतलब जो फ़ायदे हैं वो इकनॉमिक है, और आप बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं तो उसमें तो फिर वो कॉस्ट इफेक्ट नहीं होती। उसको ऑफसेट करने के लिए तो आपको फ्रेट सेक्टर को बड़ा करना पड़ेगा, जैसे इंडिया ने किया। ठीक है। इंडिया में इट्स ऑलमोस्ट 50% फ्रेट एंड 50% पैसेंजर सेक्टर, और जो पैसेंजर हैं उसमें इंडिया में वो 62% कम्यूटर ट्रैफिक है, जिनको वो शहर से बाहर रहते हैं और 60-70 मील से रोज़ बड़े बड़े शहरों में आते हैं। यानी कि उनको अपनी आबादी उनको अपने ख़ानदान शहर में लाके बसाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो डेली शहर आते हैं, अपना कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं और वापस शाम को घर चले जाते हैं। इसकी वजह से उनकी जो माइग्रेशन होती होगी विलेजेस से शहरों की तरफ, वो भी रुक गई होगी डेफिनेटली। और इस तरह देखें नेशनल इंटीग्रेशन में रेलवे का एक रोल वाज़ेह हो गया। यानी कि रेलवे किसी बलोची की नहीं है, सिंधी की नहीं है, पठान की नहीं है, पंजाबी की नहीं है, सराइकी की नहीं है, रेलवे सारे पाकिस्तान की। ठीक है। हाजी साहब, मैं जानूंगा कि फ्रेट ट्रेन जो होती है बेसिकली रेलवे की इकोनॉमी में, जिसको हम माल बरदार गाड़ी भी कहते हैं, जो बड़े बड़े डब्बे और सुस्त चलती हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, आखिर इसकी क्या इकोनॉमिक्स होती है, इसकी क्या अहमियत होती है एक रेलवे की इकोनॉमिक्स के अंदर? आपको सुनकर ये हैरत होगी कि पाकिस्तान रेलवे में जो एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें 90% पैसेंजर की है और 10% सिर्फ माल की है। मगर आमदनी दोनों की बराबर है। आमदनी बराबर है? हाँ जी। उसकी कॉस्ट 90% है, इसकी कॉस्ट 10% है, आमदनी दोनों की बराबर है। तो इतना सरप्लस ये पैदा करती है फ्रेट ट्रैफिक। और दूसरा, इकोनॉमी को फ़ायदा असल तो फ्रेट से होता है, रॉ मटेरियल को कैरी करना, फिनिश प्रोडक्ट को कैरी करना और पोर्ट की सर्विस करना। पोर्ट की अहमियत आधी रह जाएगी अगर रेलवे ना हो। वो किस तरह? रेलवे का एकदम 30,000 टन माल अनलोड होता है, उसमें 25,000 टन रेलवे एकदम उठा के ले जाती है हिंटरलैंड में दूसरी मंडी में, और कैपेसिटी बढ़ जाती है पोर्ट की, वर्किंग कैपेसिटी। ये सब रेलवे कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी कि आपको स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। नो। अच्छा, तो अगर हम कहेंगे कि रेलवे का जो फ्रेट ट्रेन है उसका अगर हम तकाबल करें आजकल के कंटेनर से, जो NLC कंटेनर बड़े बड़े चलते हैं, जो बड़े ट्रक चलते हैं, तो आपको किस तरह समझेंगे कि हमारी जो फ्रेट ट्रेन है वो बेहतर है उससे जो ट्रक हमें सर्विसेज दे रहा है? एक चीज़ आप ज़रा अप्रिशिएट करें कि रेलवे एक वाहिद ऐसा अदारा है जिसको अपनी सड़क भी खुद बनानी पड़ती है, ट्रैफिक का निज़ाम भी अपना बनाना पड़ता है, गाड़ियाँ भी अपनी हैं, रिपेयर भी अपनी करनी पड़ती है।
अगेंस्ट ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक जिसकी सड़क कोई और बनाता है, अगेंस्ट द एयर जिसका एयरपोर्ट कोई और बनाता है, वो सिर्फ यूज़र चार्ज देते हैं। रेलवे अपना टोटल खर्च खुद बर्दाश्त करती है। और यूरोपियन रेलवेज ने एक मद रखी हुई है मदद करने की, इक्वलाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़। इस सिलसिले में वो यूरोपियन कम्युनिटी है वो रेलवे को मदद देती है कि इक्वलाइजेशन करने के लिए, कि सड़कें वो बनाती है तो ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए, ट्रैक की बिल्डिंग के लिए, ट्रैक की रिन्यूअल के लिए वो पैसे फराहम करते हैं। यहाँ नहीं, कोई रिवाज नहीं है। ठीक है। और इंडिया में आपको मैं बता दूँ कि इंडिया का जो कम्युनिकेशन सेक्टर है वो उसका 45% बजट इज एक्सक्लूसिव फॉर रेलवेज, कम्युनिकेशन सेक्टर का इंडिया का। ठीक है। तो दैट इज़ वाई देयर एसेट्स आर सो इस तरह के हैं कि एवरेज एज ऑफ लोकोमोटिव इज़ लेस दैन 10 ईयर्स। हमारे यहाँ 40 साल प्रोडक्ट अभी चल रहा है, किस तरह चलेगा वो? इतना कॉस्ट करता है वो। ठीक है। इसकी इतनी रिपेयर चाहिए, उसकी फॉर्म इतनी पुअर है। ठीक है। अब वक्त आ गया जी कि हम 100 मील के बाद गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे फ्रेट ट्रेन, अब उसको लाहौर से चलाएंगे, रोड़ी में दाम लेंगे, जाकर कराची को रोकेंगे और वो ये सारा सफ़र 30 घंटे के अंदर तक मुकम्मल करेगी। वहाँ पे 12 घंटे में लोड होगी फिर वापस चल पड़ेगी। तो उसका टर्न अराउंड इज़ मच बेटर, हायर एंड चीपर। तो 1/3 कॉस्ट है, तो 75% तो आपका इजाफा इस तरह हो जाता है। जनरल मोटर्स ने स्टडी की थी, उसमें था कि रेलवे एक है तो उसके मुकाबले में जो ट्रक है, बस है, वो 8 गुना है। 8 गुना है? हाँ जी। परसेंट नहीं है, 8 गुना। हाँ जी। ठीक है। उसकी जो देखो ना कॉस्ट रोड की है, वेयर टेयर है, वो भी डाल ली ना आपने। हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ सबसे बड़ा जुल्म हुआ जब एनएलसी पैदा हुई। हम बड़े अच्छे जा रहे थे, ठीक है। उन्होंने पोर्ट पे कब्जा कर लिया। रेलवे का जो रिहेबिलिटेशन हो रही थी लोकोमोटिव्स की, वो एलसी कैंसिल हुई और उसकी जगह एनएलसी के ट्रक्स आ गए और पोर्ट पे कब्जा था। और उसमें उनको क्या फवायद थे? उन्होंने एनएलसी चला दी, बिकॉज वी हैड वन मिनिस्टर हु वाज इन चार्ज ऑफ एनएलसी। एनएलसी बोर्ड भी था, लॉजिस्टिक का भी था, सब चीज़ के इंचार्ज थे। रेलवे को कुछ सुनता नहीं था, हम तो बताए थे, हम क्या करते। देखने में ये चीज़ सामने आती है कि 2005 से 10 तक हुकूमत ने रेलवे को दिए 45.5 बिलियन रुपीस, जबकि उसी जगह पर इसी अरसे के अंदर हुकूमत ने सड़कों के महकमे NHA को 155 अरब रुपया दे दिया, यानी कि रेलवे से तकरीबन 3 गुना से भी ज़्यादा। तो अगर ये आप क्या समझते हैं, अगर ये अमाउंट जो हुकूमत ने सड़कों की तामीर पे खर्च की, इससे आधी अमाउंट भी अगर हुकूमत रेलवे के ट्रैक बेहतर करने पे खर्च कर देती, तो क्या उससे हमारी इकनॉमिक्स पे फ़र्क ना पड़ता? डेफिनेटली फ़र्क पड़ता। देखिए, रेलवे में आपने ट्रैक रिपेयर करना है, ब्रिज रिपेयर करने हैं, आपने लोकोमोटिव नए लाने हैं, आपने नई कैरेजेस लानी हैं, आपने नए हाई स्पीड वैगन्स लानी है, सिग्नलिंग को इम्प्रूव करना है, इलेक्ट्रिसिटी इम्प्रूव करना है, आपने किस किस जगह खर्च करना है, सब काम करने हैं। सड़क तो उन्होंने सिर्फ सड़क बनाई ताकि हैवी ट्रक चल सके और उसका फ़ायदा तो यकीनन इकॉनमी को कुछ हुआ होगा। मगर रेल में करते तो रेल तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ये मुल्क को कहीं से कहीं ले जाती। अब देखें जिस मुल्क में रेलवे, कनाडा में रेलवे इस तरह चलती है कि वो टाइम टेबल है उसका कि इतने मिनट, इतने घंटे, इतने मिनट, सेकंड में इतने 100 मीटर पे फलां जगह पहुंचेगी। एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम। ठीक है। कंप्यूटराइज्ड। ठीक है। और वो एक एक गाड़ी में 40-40 हज़ार टन और होती है, आयरन और 40,000 टन। 40,000 टन। 15 लोकोमोटिव होते हैं। ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिकली सिंक्रोनाइज होते हैं। ठीक है। वो दुनिया कहाँ चली गई है। अब आप देखें, चाइना ने अपनी तरक्की के साथ साथ रेल के नेटवर्क को तरक्की दी है। और चाइना ने दुनिया की सबसे तेज़ तरीन रेल भी बनाई है जो 350 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। और इंडिया में 430 किलोमीटर एवरी ईयर इज बीइंग इलेक्ट्रीफाइड। वो रेलवे लाइन को बदल रहे हैं, सब कुछ को चेंज कर रहे हैं। आप देखें, फ्रांस ने पेरिस टू लियोन वो TGV चलाई है, हाई कैपेसिटी वैगन, वो एयर से जल्दी पहुंचती वहाँ पे। ऐसा ही है। हर मुल्क में हर जगह पे अपने ट्रांसपोर्ट निज़ाम को उन्होंने किया ताकि इकनॉमिक तरक्की हो सके। ठीक है। यहाँ हमने इसको समझा ही नहीं। हादी साहब, मैं सिर्फ जानना चाहूँगा कि हमारी जो वर्कशॉप्स हैं मुगलपुरा में, ये रिसारपुर की फैक्ट्री है, उसके बारे में बहुत लिखा भी गया, उसके बारे में बहुत कहा भी गया कि यहाँ पर हम इंजन बना सकते हैं, हम यहाँ पर अपनी वैगन्स बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना पा रहे इन जगह पर? क्या हमारे पास महारत नहीं है? ये हमारी नीयतों का फुकदान है। वैगन्स तो हम बना रहे हैं, वैगन्स हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, श्रीलंका को भी दी हमने, इनको भी दी, बांग्लादेश को भी दी और भी उत्साहितें रखते हैं वैगन बनाने में। हाई कैपेसिटी वैगन है, ये पुरानी वाली जो 1920 की जी हाई कैपेसिटी वैगन की मैं बात कर रहा हूँ, वो हम अपने लिए बना रहे हैं।
उनके लिए जो डिज़ाइन वो देते हैं वो हम बना के दे रहे हैं उनको दे रहे हैं। बाकी रहा बात कोचेज़ का, कोचेज़ अभी तक हमारा पुराना डिज़ाइन है, हमने नए डिज़ाइन को शुरू नहीं किया बिकॉज वी डोंट हैव द मनी। कहा जाता है कि रिसालपुर में हम इंजन बना सकते हैं जी, तो हमें इंजन इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है? कभी हम इंडिया की तरफ देख रहे होते हैं इंजन रेंट करने के लिए, कभी हम लोग चाइना से इंजन लेते हैं तो वो ठीक नहीं आते। आजकल सुना है कि हम लोग अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। तो रिसालपुर की फैक्ट्री है वो किस काम की है? रिसालपुर की फैक्ट्री इज़ एन असेंबलिंग प्लांट ओनली। वहाँ पे हम नॉकडाउन कंडीशन में इंजन लाते हैं बंद करके कंटेनर्स में और उसको हम असेंबल कर लेते हैं। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर नहीं है? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग। और जो कहा जाता है कि वहाँ पर हम पर मंथ 2 इंजन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वो जी नहीं, वो 2 मतलब असेंबल तो हम मेरा ख्याल 10-15 कर सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर नहीं। देखो ना 8000 पुर्जे होते हैं एक इंजन में, ठीक है। वो सारे मैन्युफैक्चर इंडिया में तो 97% वो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, मगर हमारे पास तो नहीं है वो मैन्युफैक्चरिंग इतनी, तो अभी तो नहीं कर सकते बिकॉज इतने इंजनों की खपत भी तो चाहिए ना मुल्क में। हमारे यहाँ तो खपत नहीं हो सकती, ठीक है, और हम अभी एक्सपोर्ट मार्केट में शुरू में तो नहीं जा सकते। तो ये अभी तो हमें इस तरह चलना पड़ेगा कि नॉकडाउन कंडीशन में ला के असेंबल करें, ठीक है। फिर इंशाल्लाह कभी मैन्युफैक्चरिंग की बारी भी आ जाएगी। कोचेस हम बना रहे हैं, वैगन हम बना सकते हैं, ठीक है, इंजन हम रिपेयर कर सकते हैं, हर किस्म कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी हमारी सलाहियतें हैं हमारे पास हैं, तो वो इंशाल्लाह वो दिन भी आ जाएगा ज़रूर। हादी साहब, रेलवे के पास 530 के करीब इंजन्स हैं, जबकि रेलवे इस वक्त एक एक इंजन के लिए तरस रहा है। आपका क्या ख्याल है कि इन 530 इंजन्स के अंदर में से कितने इंजन रिपेयर हो सकते हैं जो दोबारा ट्रैक पे आ सकते हैं और रेलवे को रेवेन्यू दे सकते हैं? रेलवे ने एक तजर्बा किया था, उसका नाम था री इंजनिंग, ठीक है। पुराने इंजन में इंजन पोर्शन नया डाल दिया था, ठीक है, इट डिड नॉट वर्क वेरी वेल, ठीक है। उससे ख्याल था कि 30-40% कॉस्ट कम हो जाएगी, मगर प्रोडक्टिविटी में वो नहीं मटीरियलाइज नहीं हुआ। तो हमें अपना फ्लीट जो है सारा, मेरा ख्याल है 70% फ्लीट बेकार, ठीक है। 40-45 साल पुराना इंजन नहीं चल सकता, ठीक है, और उसकी एक लिमिट है। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, ऑयल कंजम्पशन चेंज हो जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास डीजल ऑयल बिकता है उसमें 5% सल्फ़र है। उस सल्फ़र की वजह से इंजन के जो पोर्शन हैं, उसकी पिस्टन वॉल्स और पिस्टन वो खाया जाता है, ठीक है। उसको तदारक के लिए एक लुब्रिकेटिंग ऑयल है TBA-13, वो डाला जाता है ताकि वो सल्फ़र का असर को दूर कर दे, ठीक है। तो हमें स्टोरेज बनाना है, ऐसी जगह से तेल लेना है जिसमें सल्फ़र ना हो, या फिर आप TBA-13 इस्तेमाल करें विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो हमें वर्ल्ड बैंक ने रिकमेंड ये किया हुआ है कि जी आप फौरी तौर पे तेल के ज़खायर, तेल के स्टोरेज पैदा करें, और सिंगापुर से वो तेल मिलता है जिसमें सल्फ़र नहीं है। सल्फ़र नहीं है, सल्फ़र फ्री, उससे उनका इंजन की प्रोडक्टिविटी में बड़ा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हमें आज से 10 साल 15 साल पहले नहीं पता थी, अब हमें पता है, अब हम इसका तदारक कर सकते हैं, ठीक है। सो यूँ हम वी कैन इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी ए लॉट, ठीक है। और हमें TBA-13 को चक्कर में फंसे हुए हैं, क्रैंकशाफ्टें टूट रहे हैं, ये इस चक्कर से हम निकल जाएंगे। तो ये क्रैंकशाफ्ट बार बार टूटती है तो वो जल्दी मंगवाई क्यों नहीं जाती, उसकी वजह से इंजन बंद क्यों कर दिया जाता है? जी, क्रैंकशाफ्ट तो है वो 30 साल पुराना इंजन की, ठीक है, वो शेल्फ पे तो पड़ी नहीं हुई है, उसको तो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैन्युफैक्चर करने में वो कई लाख रुपए की क्रैंकशाफ्ट है, उसका इंजन 2 को तो ऑर्डर नहीं लेंगे ना, वो ऑर्डर तो देंगे 10-15 का, ठीक है। तो क्रैंकशाफ्ट ही तो नहीं टूटी हुई, 10,000 पुर्जे और भी ख़राब हुए हुए, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें इकट्ठी मंगानी पड़ती है, इसके लिए बहुत पैसे चाहिए। अच्छा, ये भी तो है, चले 530 में से हम कुछ ना करें, हम 150 इंजन तो रिपेयर कम से कम कर सकते हैं ना? कर सकते हो, आई थिंक यस, 150 कर सकते हो रिपेयर। नाज़रीन, ये तो था आज का प्रोग्राम, यहाँ हम लेते हैं हादी इकबाल हुसैन साहब से इजाज़त। हादी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह जैसे हुक्मरान अता करे, जो ख़ुद तो भूखे रह सकें मगर अपनी रआया की खबरगिरी के लिए रातों को उठकर गश्त लगाएं। अल्लाह निगहबान।